आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज बिहार एसएससी के इंटर लेवल के लिए एक प्रैक्टिस सेट देखेंगे। यह प्रैक्टिस सेट जो है इडुटेरिया प्रकाशन से लिया गया है और यह आज का सेट नंबर 4 होगा। इस वीडियो के पहले तक सेट नंबर 3 तक कंप्लीट किया जा चुका है। आप जाकर के उसे इसी चैनल पर इसके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग केवल जीके और जीएस वाले प्रश्न को देखेंगे और शेष प्रश्न मैथ और रीजनिंग का या फिर करंट अफेयर्स का, वो सारे प्रश्न जो हैं आपको अलग से इसी चैनल पर इसके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आप उससे जुड़ करके और मैथ और रीजनिंग वाले टॉपिक को भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। और इस चैनल पर अनेक प्रकाशन का जो प्रैक्टिस सेट है उसको कंप्लीट किया गया है। आप उसको प्लेलिस्ट से जा करके और देख सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का सेट नंबर 4। और चौथा सेट का पहला प्रश्न क्या है, तो यहाँ पर जो प्रश्न संख्या है वो पीडीएफ में पूर्ण रूप से दिख नहीं रहा है, लेकिन हम लोग इसको प्रश्न को मिलाते चलेंगे ताकि इसमें सारा प्रश्न जो है क्लियर हो सके। तो देखिए आज का पहला प्रश्न क्या है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर लगातार जो है जब तक बिहार एसएससी का एग्जाम हो नहीं जाता है इंटर लेवल का, तब तक आपको इस प्रैक्टिस सेट का रिवीजन करवाया जाएगा। आप इसे जुड़े रह करके अपने एग्जाम में और बेहतर कर सकते हैं। तो देखिए आज का पहला प्रश्न है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की? तो कब प्रदान किया था? 12 अगस्त 1765 को। 12 अगस्त 1765। तो बक्सर के युद्ध के बाद यह प्रदान किया था 12 अगस्त 1765 को। अब दूसरा प्रश्न आइए, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है? भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहा गया है? तो यह कहा गया है क्रिस्टोदास पाल को। किसको? भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार क्रिस्टोदास पाल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, क्रिस्टोदास पाल। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, कर लॉर्ड डलहौजी की राज हड़प नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस राज का विलय हुआ था? सबसे पहले किसका विलय हुआ था? तो हुआ था सतारा का। किसका? सतारा का सबसे पहले विलय किया गया था। और कब किया गया था सतारा का? 1848 में। कब? 1848। किस नीति के तहत? तो राज हड़प नीति के तहत। और किसने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कह रहा है एक पुस्तक का नाम है पुस्तक ए नेशन इन मेकिंग। ए नेशन इन मेकिंग किसने लिखा है? तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। पुस्तक का नाम क्या है? ए नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अब आइए अगला प्रश्न में, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था कि मैंने रोटी मांगी थी बदले में मुझे पत्थर मिला? तो किस आंदोलन के बाद कहा था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद। किसके बाद? सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद। तो इसमें महात्मा गांधी का मांग था 11 सूत्री मांग, जिसको नजरअंदाज किया गया था। तो उसके बाद उनका कथन था कि मैंने रोटी मांगी थी लेकिन बदले में मुझे पत्थर मिला है। यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी का है। और किस आंदोलन के बाद इनका कथन आया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद। क्वेश्चन नंबर 6 है, जियात रंग आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ? क्या नाम है? जियात रंग आंदोलन। तो इसका प्रारंभ कहाँ हुआ? तो इसका प्रारंभ हुआ कहाँ? मणिपुर में। कहाँ हुआ? मणिपुर में। कौन सा आंदोलन? जियात रंग आंदोलन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 में, मुसलमानों में शिक्षा प्रसार के लिए बिहार के किस जिले में 1872 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किया गया? तो कहाँ गठन किया गया? तो मुजफ्फरपुर में। कहाँ? मुजफ्फरपुर में साइंटिफिक सोसाइटी का गठन कब किया गया? 1872 में, मुजफ्फरपुर। बिहार का एक जिला है।
अगला प्रश्न है, कह रहा है कि पटना युवक संघ की स्थापना किस वर्ष किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 है ये, क्या नाम है, पटना युवक संघ। इसका स्थापना कब किया गया, इसका स्थापना किया गया कब, 1927 में, 1927, ऑप्शन नंबर सी सही, 1927 में पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में किया गया। तो इस संघ में मनिंदर नारायण राय, फूलन प्रसाद वर्मा और कृष्ण वल्लभ सहाय और ब्रिजनंदन प्रसाद इत्यादि मुख्य रूप से शामिल थे। किसमें, पटना युवक संघ की स्थापना में, जिसका स्थापना किया गया 1927 में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में सबसे बाद में कौन सा युद्ध लड़ा गया। तो सबसे बाद में कौन सा युद्ध लड़ा गया था, तो सरहिंद का युद्ध सबसे बाद का है। सरहिंद का युद्ध जो है सबसे बाद का है। जैसे इसमें चौसा का युद्ध कब का है, 1539, चौसा का युद्ध 1539, देवरा का युद्ध 1531, देवरा का 1531 और विलग्राम यानी कन्नौज का 1540 और सरहिंद का युद्ध 1555। देखिए, तो सबसे बाद का हो गया कौन सा युद्ध, सरहिंद का युद्ध 1555। इसी युद्ध से हुमायूं ने भारत में अपना सत्ता जो है पुनः स्थापित किया था। किस युद्ध के बाद, सरहिंद के युद्ध के बाद। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, कह रहा है आदि ग्रंथ है अथवा गुरु ग्रंथ साहब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया है। तो किसने किया है, तो गुरु अर्जुन देव ने। किसने किया है, गुरु अर्जुन देव ने। आदि ग्रंथ या फिर गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसने किया है, गुरु अर्जुन देव। क्वेश्चन नंबर 11 में निम्नलिखित में से किससे हड़प्पाई स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो कहां से प्राप्त हुआ है, तो धौलावीरा से। कहां से, धौलावीरा। तो ऑप्शन नंबर 20 है इसका, धौलावीरा से जल प्रबंधन का व्यवस्था कहिए, उसका एक सिस्टम वहां से प्राप्त हुआ है, धौलावीरा से। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था, तो विसेंट स्मिथ ने। किसने, विसेंट स्मिथ। किसने कहा था, विसेंट स्मिथ ने। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है। देखिए इसमें गलत कौन सा है, तो गलत इसमें ये डी वाला है कि बौद्ध धर्म में संघ की सदस्यता राजा के सेवक, चोर, दास और रोगी व्यक्तियों को भी प्रदान की जाती थी। क्या है, ये गलत है इसमें, है ना। ऐसे व्यक्ति को सदस्यता उसका नहीं दिया जाता था। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुआ, तो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुआ था कब, 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। अब आइए 15 में, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है। तो कितना सीट आरक्षित है, तो 131 सीट। कितना सीट, 131। किसके लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 131 सीट। कहां, लोकसभा में। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस निजी क्षेत्र के अंतर्गत एनपीएस से जुड़ने की अधिकतम आयु निम्नलिखित में से कौन सी है। तो कौन सी है, जुड़ने की अधिकतम आयु 65 वर्ष, यानी कब तक जुड़ा जा सकता है, 65 वर्ष तक, न्यू पेंशन स्कीम के तहत। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं था। तो पंचशील का सिद्धांत कौन नहीं था, तो नाभिकीय निवारण यानी परमाणु प्रतिरोध जो है इस पंचशील के सिद्धांत में शामिल नहीं था। अब क्वेश्चन नंबर आइए कितना में, ये तो हो गया 17 के बाद आते हैं 18 में। देखिए 18 का क्या है, 18 में कह रहा है संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी। डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी क्या थे, संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 19 में आइए, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से मिला। तो किस अधिनियम के माध्यम से मिला, तो भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत। भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत संविधान में जो प्रश्न पूछने का अधिकार जो है, क्या पूछ रहा था, अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, संसद सदस्यों की निर्हरता यानी योग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेता है। कौन निर्णय लेता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श से राष्ट्रपति जो है इसका निर्णय लेता है ना, किसी भी सदस्य के अयोग्यता के लिए।
अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय आम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है, तो कहाँ स्थापित किया गया है? तो ओस्ले में स्थापित किया गया है। कहाँ? ओस्ले। अंतर्राष्ट्रीय आम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ? ओस्ले। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय मानक समय की अमृतोत्तर नहीं गुजरती है, कहाँ से नहीं गुजरती है? तो ये नहीं गुजरती है कहाँ से? महाराष्ट्र से। कहाँ से? महाराष्ट्र से ये जो है नहीं गुजरती है। इसकी गणना यूपी के मिर्जापुर में स्थित घंटाघर से किया जाता है, आपको पता होगा। मैनचेस्टर, ओसाका, डबलिन सब जगह से गुजरता है। ये तो आम्ल वर्षा का नहीं, इसमें ये क्वेश्चन नंबर 22 ना। भारतीय मानक समय की अमृतोत्तर नहीं गुजरती है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश गुजरता है, लेकिन महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार को स्पर्श करती है? तो म्यांमार को स्पर्श करने वाले सबसे अधिकतम राज्य, सबसे अधिकतम सीमा जो है किस राज्य का है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का। कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। तो ऑप्शन नंबर से इसका बी, अरुणाचल प्रदेश सबसे अधिकतम। अरुणाचल प्रदेश क्या है? भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। कौन है? अनाईमुड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी। और यह है कहाँ? तो यह है केरल में। कहाँ है? केरल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, अनाईमुड़ी। अगला प्रश्न है, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो किससे जुड़ा हुआ? अलकनंदा से। किससे? अलकनंदा से। इसका उद्गम स्रोत जो है केदारनाथ के निकट है। किसका? अलकनंदा का। 26वां, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? तो कौन नहीं है? तो भालकुंड जलप्रपात जो नर्मदा नदी पर नहीं है। कौन सा जलप्रपात? भालकुंड जलप्रपात। यह कहाँ है? यह बीना नदी पर है। किस नदी पर? बीना नदी पर। और ये कहाँ है? बीना कौन सी नदी पर हो गया? बीना नदी पर। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 26 के बाद आइए 27 में। देखिए अगला प्रश्न है, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो कौन सा एक उद्देश्य नहीं है खाद्य प्रबंधन का? तो सही है इसमें खदानों का निर्यात। ये क्या है? खाद्य प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है। जबकि खदानों का वितरण, खदानों की खरीद, खदानों के बफर स्टॉक का रख रखाव, ये सब उद्देश्य है, लेकिन वितरण इसका उद्देश्य नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करता है? तो कौन जारी करता है? तो CSO यानी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। कौन जारी करता है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी CSO। अब 35वां, ये भारत के बजट में किस वर्ष वस्तु लेन देन पर प्रस्तुत किया जाता है? वस्तु लेन देन कर है ना, CTT यानी वस्तु लेन देन कर जो है प्रस्तुत किया गया था। तो कब प्रस्तुत किया गया था? 2013-14 में। कब है? 2013-14 में। क्वेश्चन को एक बार फिर से मिला लीजिए, भारत के बजट में किस वर्ष वस्तु लेन देन कर प्रस्तुत किया गया था? तो कब प्रस्तुत किया गया था? 2013-14 में। अब 36वां, ये द्रोणाचार्य पुरस्कार जो खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है, इसकी शुरुआत कब किया गया? इसकी शुरुआत कब किया गया? 1985 से किया गया। कब से? 1985 से। और जो अर्जुन पुरस्कार है उसकी शुरुआत 1961 से है ना। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 1991-92 शुरुआत किया गया है। और यहाँ पर कौन सा पुरस्कार था? द्रोणाचार्य पुरस्कार। ये कब से? 1985 से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। 37वां, ये आकाशदीप पुस्तक के लेखक हैं। तो आकाशदीप पुस्तक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। पुस्तक का नाम क्या है? आकाशदीप पुस्तक, जयशंकर प्रसाद। 38 में केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये संस्थान कहाँ है? रुड़की में है। कहाँ है? रुड़की है ना। तो इस टाइप का बहुत सारे संस्थान का प्रश्न आता है, जैसे भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है, राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र नई दिल्ली, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कोलकाता। तो इस प्रकार का बहुत सारा संस्थान है जिसको आप किसी भी टेक्स्ट बुक से ध्यान रख सकते हैं। अगला है, भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा किस वर्ष प्रदर्शित हुई? तो कब प्रकाशन किया गया था इसका? तो 1931 में। कब? 1931 में। क्या नाम था पहली बोलती फिल्म का? आलम आरा। 41वां, ये बिहार राज्य आधारित जनगणना 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? 2022 के अनुसार कुल जनसंख्या कितना है? लगभग 13 करोड़।
जैसे 13,07,25,310 ये क्या है, 2022 में जनगणना जो किया गया है, जाति आधारित जनगणना, उसके आधार पर ये आंकड़ा निकल कर आया है 13,07,25,310। तो लगभग 13,07,00,000 में ध्यान रखते हैं तो आपको ऑप्शन में जरूर मिल जाएगा। 41वां ये शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे चुना गया है, तो यह किसे दिया गया है, तो नरगिस मोहम्मदी को। किसको दिया गया है, नरगिस मोहम्मदी को। शांति के क्षेत्र को नोबेल पुरस्कार 2023 जो है किसे दिया गया, नरगिस मोहम्मदी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब 42वां ये 42 में कह रहा है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स प्रतिवर्ष किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, तो किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, तो WEF द्वारा। किसके द्वारा, WEF द्वारा। तो प्रतिवर्ष ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है विश्व आर्थिक मंच यानी WEF द्वारा जारी किया जाता है। 2023 में इस सूची में भारत का स्थान जो है 127वां रहा है। कितना रहा है, 127वां, है ना, किसमें, विश्व आर्थिक मंच में। और अंतिम स्थान पर क्रमशः आयरलैंड और अफगानिस्तान रहा है ना, लेकिन भारत का स्थान रहा 127वां। 43 है एकता सैन्य अभ्यास 2023 किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया, क्या नाम है, एकता सैन्य अभ्यास 2023। ये किसके बीच हुआ, तो भारत और मालदीव के बीच। किसके बीच, भारत और मालदीव के बीच। अगला प्रश्न है विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 का थीम क्या है, तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 का थीम क्या है, इसका थीम है ग्रो फूड नॉट टोबैको। क्या इसका थीम है, ग्रो फूड नॉट टोबैको। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 का थीम है यानी विषय है कि अनाज उत्पादन करो लेकिन तंबाकू का उत्पादन नहीं करो। अगला है अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित साक्षी कुमार का संबंध किस खेल से है, तो किस खेल से जुड़े हुए हैं ये, तो कबड्डी से। किससे, कबड्डी से। साक्षी कुमार कबड्डी। अगला प्रश्न है 19वां G20 सम्मेलन का आयोजन कहां किया जाएगा, तो कहां किया जाएगा, तो ब्राजील में। कहां, ब्राजील। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ब्राजील। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो यह खिताब किसने जीता है, तो जीता है आर्याना सरवालेका ने। किसने, आर्याना सरवालेका। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, आर्याना सरवालेका। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया है, तो किस राज्य द्वारा किया गया है, तो ओडिशा के द्वारा। किसके द्वारा, ओडिशा। क्या नाम है, मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना, ओडिशा। अगला है न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश कौन सा है, तो नया सदस्य देश कौन सा है, तो मिस्र है। कौन सा, मिस्र। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य मिस्र है। अगला प्रश्न है NVS-01 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है, तो किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया है, तो GSLV-F12 द्वारा। GSLV-F12 उपग्रह का नाम क्या है, NVS-01। क्या नाम है, NVS-01। तो इसके लिए प्रक्षेपण यान कौन सा प्रयोग किया गया है, GSLV-F12। बोरेक्स ऋण में से किस धातु का यस्क है, बोरेक्स। तो किसका यस्क है, सोडियम का। किसका, सोडियम का बोरेक्स। अब 51 के बाद 52 में आइए, तो देखिए 52 का क्या है। 52 का प्रश्न है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, कणों को उनके वेग के बढ़ते क्रम में विकल्प का चयन करें। तो थोड़ा सा आपको धुंधला दिख रहा होगा लेकिन हम इसको बोल करके मिला दे रहे हैं, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। तो इसमें कौन होगा, तो किसके अनुसार करना है, बढ़ते क्रम में सेट करना है। तो सबसे पहले अल्फा कण, उसके बाद न्यूट्रॉन, उसके बाद प्रोटॉन और उसके बाद इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये हो गया वेगों के बढ़ते क्रम में। तो सबसे कम वेग हो गया अल्फा का, उससे अधिक न्यूट्रॉन का, उससे अधिक प्रोटॉन का और सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन का। क्लियर। अब ये श्यानता का गुण पाया जाता है, तो श्यानता का गुण किसमें पाया जाता है, तो ये पाया जाता है किसमें, द्रव और गैस दोनों में पाया जाता है। कौन सा गुण, श्यानता का गुण द्रव में भी पाया जाता है और गैस में भी पाया जाता है। अगला प्रश्न है लाल रक्त कण यानी आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है, इसका जीवन काल जो है 20 दिन से 120 दिन का होता है। कितना दिन तक, 20 दिन से 120 दिन तक। अगला प्रश्न है ऑटो वाहनों में हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पास्कल के सिद्धांत पर। किस सिद्धांत पर, पास्कल के सिद्धांत पर हाइड्रोलिक ब्रेक जो है कार्य करता है। 56वां ये निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है, देखिए अदिश राशि कौन है, द्रव्यमान क्या है, एक अदिश राशि है, जबकि संवेग, वेग और कोणीय संवेग क्या है, ये सब अदिश राशियां हैं, लेकिन द्रव्यमान एक अदिश राशि है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसके कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो सूर्य के चारों ओर घूमने का कारण क्या है, तो कारण है परिक्रमा। क्या है कारण इसका, परिक्रमण, परिक्रमण गति के कारण, उसी को घूर्णन गति कह सकते हैं।
58 में आइए, एक तरफ सूची में दिया हुआ है वैज्ञानिक का नाम और एक तरफ है किसी वस्तु का नाम, इसके खोजकर्ता से मिलान करना है। तो जी मार्कोनी किसके खोज करता है? रेडियो का, जी मार्कोनी रेडियो, तो इसको आइए ऑप्शन नंबर 1 में। फिर जे एल बेयर्ड टेलीविजन, तो इसका आइए 2 में। और फिर है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन, ग्रामोफोन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल क्या टेलीफोन, लेकिन हाँ अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन, तो तीसरा। और थॉमस अल्वा एडिसन किसका? ग्रामोफोन, तो ये तो सामने सामने लिखा हुआ है, ये चौथा। तो बस 1 2 3 4 लगातार इसका मिल रहा है, 1 2 3 4। जे मार्कोनी रेडियो, जे एल बेयर्ड टेलीविजन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन, थॉमस अल्वा एडिसन ग्रामोफोन। तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा होगा, 1 2 3 4। ऐसे बहुत चर्चित आविष्कार है, सब लगभग सबको याद होगा। हाइड्रोजन गैस भरा गुब्बारा, देखिए हाइड्रोजन गैस भरा गुब्बारा जो है, हवा में केवल गुब्बारा तभी ऊपर उठता है जब उसका कुल भार विस्थापित वायु के भार से कम होगा, तभी क्या होगा? ऊपर उठेगा, है ना। तो हाइड्रोजन गुब्बारे के बारे में ये सही होगा। 59 के बाद 60 में आइए, कह रहा है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनेगा? तो आभासी और सीधा कब बनेगा अवतल दर्पण में? तो इसका सही उत्तर है कि जब वस्तु जो है अवतल दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के मध्य होगा, तब उसका जो स्थिति है प्रतिबिंब का आभासी और सीधा बनेगा। कब? जब क्या होगा? वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के मध्य स्थित होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 में आपको एक फॉर्मूला लगेगा, हम इस फॉर्मूला को लिख दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट इसका। आप इसको जोड़ करके बताइए कमेंट में इसका आंसर कितना हो रहा है। तो इसमें देखिए, इसको अगर एक साथ किया जाए तो 1/r बराबर इसको आप निकाल सकते हैं 1/4 प्लस 1/2, है ना। तो आएगा 4/3, और फिर इसको निकालेंगे v/r, तो इसके लिए आप होगा 2/3। तो इसको आप सोल्व करके बताइए कितना आ रहा है। और ऐसे इस टाइप का प्रश्न जो है हम इसको चैप्टर खत्म होने के बाद, यानी सेट खत्म होने के बाद, और अलग से इसको एक वीडियो में लेकर के आएंगे जिसमें कुछ न्यूमेरिकल टाइप का जो प्रश्न है जो बार बार रिपीट किया जा रहा है उसको हम क्लियर करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल इसको हम इसमें आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें आगे बढ़ने के बाद इसका कॉन्सेप्ट बताने में आपको ज़्यादा समय लग जाएगा। ठीक है। तो आप इसको कंप्लीट के बार कीजिएगा, अगर हो जाता है तो, नहीं होगा तो फिर उसको लास्ट में हम सेट खत्म होने के बाद जरूर इसको कंप्लीट करेंगे। अगला प्रश्न, मोमबत्ती के हवा में जलने पर बनने वाला उत्पाद नहीं है। तो देखिए, मोमबत्ती के हवा में जलने पर कौन सा उत्पाद नहीं बनता है? तो नाइट्रोजन नहीं बनता है। नाइट्रोजन जो है उसमें कोई उसका उत्पादन जो है मोमबत्ती के जलने में नहीं होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, कालिक, सबका उत्पादन होता है, जलवाष्प सबका। 63 में ये दांतों के इनेमल में कैल्शियम फॉस्फेट मौजूद होता है, जिसकी प्रकृति है, तो उसकी प्रकृति कैसा होता है? क्षारीय होता है। कैसा? क्षारीय। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? कौन सही है इसमें? तो समानता धातु में तन होती है, क्या है? सही है ना। समानता धातु क्या होती है? तन होती है, विद्युत ऊष्मा का सुचालक होती है, ये सब धातु का ही गुण है। 64 में आइए, 64 के बाद 65 में, कोशिका के निम्नलिखित में से कौन सा भाग निर्जीव है? तो कोशिका का निर्जीव भाग कौन सा है? तो रितिका। रितिका क्या है? कोशिका का एक भाग है जो निर्जीव होता है, क्या नाम है उसका? रितिका। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका के कोशिका द्रव का भाग नहीं माना जाएगा? तो किसको नहीं माना जाएगा? तो नाभिक कोश का भाग जो है नहीं माना जाएगा, जबकि राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और सूक्ष्म नलिका ये सब कोशिका के कोशिका द्रव का भाग है, लेकिन नाभिक उसका भाग नहीं माना जाएगा, यानी नहीं है। धमनी और शिरा के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो धमनी और शिरा के रक्त का पीएच मान कितना, तो पॉइंट में नहीं इसको दे रहा है, पूरा आंकड़ा में, लेकिन तुलना कर रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या है धमनी और शिरा में? कि शिरा में अधिक और धमनी में कम होता है। क्या होता है? शिरा में अधिक होता है और धमनी में कम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, शिरा में अधिक और धमनी में कम। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? तो देखिए, इसमें वास्तविक रूप से मछली कौन है? समुद्री घोड़ा। ये क्या है? वास्तविक रूप से मछली है। जबकि स्टार फिश, जेली फिश, डॉग फिश ये वास्तविक रूप से मछली नहीं है, लेकिन समुद्री घोड़ा एक वास्तविक रूप से मछली है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। अगला है, जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जंपिंग जीन ये सिद्धांत किसने दिया है? तो सिद्धांत दिया किसने? बारबरा मैकलिंटांक ने। किसने? बारबरा मैकलिंटांक ने। तो ऑप्शन नंबर सही इसका सी, बारबरा मैकलिंटांक। अब 70 में आइए, मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्व का सही क्रम क्या है? तो देखिए, मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्व का सही क्रम इसमें पूछ रहा है, इसका सही क्रम क्या है? तो इसमें
सही क्रम इसका होगा, सबसे ज़्यादा तो ऑक्सीजन ही होगा, तो ऑक्सीजन वाला सही है। उसके बाद कार्बन ही होगा, हाँ तो कार्बन वाला भी सही है। और फिर होगा हाइड्रोजन, ये भी सही है। और फिर होगा नाइट्रोजन, ये भी सही है। और फिर होगा कैल्शियम, ये भी सही है। देखिए तो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, ये क्या है, मानव शरीर में पाए जाने वाला जो तत्व है उसका ये सीमित मात्रा या फिर उसका कहिए कि एक संतुलित मात्रा यहाँ पर दिखा रहा है। इसका अगर परसेंटेज में बात करें तो देखिए परसेंटेज के अनुसार आप इसको सजा भी सकते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन का परसेंट कितना होता है मानव शरीर में, 65%। कार्बन का होता है 18%। और हाइड्रोजन को होता है लगभग 10%। नाइट्रोजन को होता है लगभग 3%। और बच गया कैल्शियम होता है लगभग 1.4%। देखिए ये सब बढ़ते घटते क्रम में है कि नहीं। सबसे अधिक ऑक्सीजन, फिर उसके बाद कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद नाइट्रोजन और उसके बाद कैल्शियम। ऑक्सीजन का 65%, कार्बन का 18%, हाइड्रोजन का 10%, नाइट्रोजन का 3% और कैल्शियम का लगभग 1.4%। तो यही क्या है, इसका ऑप्शन जो है सही है। किसका, मात्रा के अनुसार सही क्रम है मानव शरीर में। 71वां निम्नलिखित में से कौन सा युग्म में पादप हार्मोन के संबंध में सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत है। तो में देखिए गलत कौन है, यही तो गलत है इसका कि ऑक्सिन फल पकाने वाला है। क्या है ये, ऑक्सिन फल पकाने वाला है, क्या है ये, गलत है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। आप चाहे तो पूरा ऑप्शन को वीडियो रोक करके पढ़ सकते हैं। 72 रासायनिक परिवर्तन में शामिल है, तो देखिए रासायनिक परिवर्तन में कौन शामिल है, तो इसमें शामिल है अवशोषण या ऊर्जा की मुक्ति, इसमें शामिल है ना। अवशोषण या ऊर्जा की मुक्ति इसमें शामिल है, किसमें, रासायनिक परिवर्तन में यह संभव है, अवशोषण और ऊर्जा की मुक्ति। 73 में जंग एक मिश्रण है, तो जंग में क्या क्या होता है, तो देखिए जंग में क्या होता है, तो जंग में होता है Fe2O और FeOH का होल 2, है ना। ये क्या होता है, जंग में शामिल होता है ना। Fe2O3 और FeOH का होल 3, देखिए यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा आपको, Fe2O3 है ये, Fe2O3 और Fe/OH का होल 3। ये क्या है, एक जंग में मतलब ये चीज सब मिला हुआ रहता है। ये सब ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड है ना, जो जल में जंग में मिले रहते हैं। स्मॉग किसका उदाहरण है, स्मॉग, तो स्मॉग किसका उदाहरण है, ये उदाहरण है किसका, हवा में बिखरा धुआं और पानी का। स्मॉग जो है किसका उदाहरण है, हवा में बिखरा धुआं और पानी का उदाहरण है, क्या, स्मॉग। आज का लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 75 में, इनमें से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन है, इसका अनुसार देखा जाए यहाँ पर साधारण जल है, उबला हुआ जल है, आश्रित जल है और समुद्र जल है। तो समुद्र जल ही क्या है इसका अनुसार, इसमें देखा जाए तो सबसे सर्वोत्तम चालक कौन होगा, समुद्री जल होगा, है ना। सबसे सर्वोत्तम चालक कौन होगा, समुद्री जल होगा। तो आज के लिए बस लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 75। तो अब क्लियर हो गया। अगले वीडियो हम लोग सेट नंबर 5 को देखेंगे। तो आज के लिए सेट नंबर 4 जो है क्लियर हो गया। अगला वीडियो आएगा सेट नंबर 5 का। और आप अगर इसमें जीके और जीएस वाले प्रश्न को भी क्लियर करना चाहते हैं तो आप यही, आपको जो वीडियो का लिंक दिख रहा है वहां से जुड़ करके आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं और अपना जीके और जीएस के साथ साथ मैथ और रीजनिंग का भी जो पोर्शन है सबको कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगला वीडियो फिर आएगा इसी का सेट नंबर 5। तब तक के लिए बाय।